दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित में खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले बात बिहार की करेंगे, जहां 2025 की चुनावी जंग का सियासी रंग जमने लगा है। आज बिहार की राजनीति से जुड़ी 3 बड़ी खबरें राष्ट्रीय सुर्खियां बनी हैं। इनमें पहली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 53वीं बिहार यात्रा, यानी कि जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से 53 बार और सिर्फ इसी साल यानी कि साल 2025 में अब तक 6 बार बिहार आ चुके हैं। इस साल छठे बिहार दौरे पर पीएम ने चुनावी मौसम में इस सूबे को 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का बड़ा तोहफा दिया है। तो लगे हाथ बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बदलती डेमोग्राफी का जिक्र कर चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश भी की। साथ ही मतदाता सूची के शुद्धिकरण के विरोध में दिन रात जुटे विपक्षी दलों को घुसपैठियों का हमदर्द बताकर बड़ा प्रहार किया। बिहार की दूसरी बड़ी खबर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई है, जो आज मुंगेर से भागलपुर पहुंच चुकी है। यात्रा के छठे दिन की शुरुआत राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने मुंगेर की खानकाह रहमानी के दौरे से की। दोनों नेताओं ने यहां के मौलाना से मुलाकात की, कई मसलों पर बातचीत की। तीसरी बड़ी खबर बिहार में चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई है। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाया। अदालत ने अभियान के विरोध में जुटे सियासी दलों को मतदाताओं की मदद की हिदायत दी और नसीहत भी दी। कोर्ट ने कहा कि इन पार्टियों के 1,68,000 बूथ लेवल एजेंट हैं, लेकिन उन्होंने ड्राफ्ट लिस्ट से छूटे सिर्फ 2 लोगों के लिए ही आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही अदालत ने 2 टूक ये भी कह दिया कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वो आधार कार्ड के जरिए भी मतदाता सूची में शामिल होने की अर्जी दे सकते हैं। अब एक एक कर बिहार की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी माहौल में आज गया जी पहुंचे। यहां उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। 2 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रोड शो किया। बेगूसराय जिले में गंगा नदी पर बने बेहद आधुनिक औंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन किया। गया जी में सीएम, डिप्टी सीएम समेत तमाम नेताओं और प्रधानमंत्री ने अपने भाषण भी दिए हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर बेहद तीखे प्रहार किए। भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद में पेश नए 130वें संविधान संशोधन का जिक्र किया। इसके विरोध में जुटी कांग्रेस और आरजेडी को आईना दिखाया। फिर डेमोग्राफी और घुसपैठ के मुद्दे को भी नई धार दी है। पीएम ने बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा का विरोध करने वाली पार्टियों को घुसपैठियों का हमदर्द बताकर जबरदस्त हमला बोला। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। पीएम की हर बिहार यात्रा से पहले विशेष राज्य का मुद्दा भी जरूर उठता है। खासकर आरजेडी इसके बहाने मोदी और नीतीश कुमार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। आज भी सुबह सुबह करीब 7 बजे लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। 56 सेकेंड के वीडियो के साथ लालू ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि हिंदू धर्म में पिंडदान एक धार्मिक अनुष्ठान है जो पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है।
गया जी को पिंडदान के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। जाहिर है, पिंडदान का जिक्र कर लालू यादव ने नीतीश के राजनीतिक अंत का दावा किया। इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जिसे एनडीए ने बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक बताया है। प्रधानमंत्री जी बड़ा सोच समझ करके गया जी आए हैं। पिंडदान तो कर ही देंगे अपने सहयोगी दलों का, नीतीश कुमार जी का तो अंतिम और जदयू का अंतिम तो कर ही के जाएंगे। उनका पिंडदान कब हो गया है? जो राजनीतिक जो पिंडदान होता है 2005 में ही घर में बैठ गए हैं, पिंडदान हो गया, तो दूसरा का पिंडदान क्या करेंगे? रूप से दोनों नेता को घर बैठा देगी। जो दोनों युवराज जो घूम रहे हैं, पप्पू और टप्पू के पास बोलने के लिए अब कुछ बचा नहीं है। एक तरफ वो देख रहे हैं और इस बात की घबराहट है उनको कि देश के प्रधानमंत्री एक के बाद एक बिहार में आकर हजारों करोड़ की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भले ही मोदी के हाथों नीतीश के पिंडदान की भविष्यवाणी कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि आज बरसों बाद एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की विशेष जुगलबंदी देखने को मिली। आप भी इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। जिस ब्रिज का शिलान्यास आपने मुझे करने के लिए कहा, आज इसका लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे दिया। ये पुल सिर्फ सड़कों को नहीं, पूरे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करेगा। विकास के जिन प्रोजेक्ट की नींव एनडीए सरकार में रखी जाती है, वो पूरा होकर रहेंगे, ये बात पक्की है। विशेष जुगलबंदी की तस्वीरें आपने देख ली हैं, जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता आज बेहद उत्साहित नजर आए। औंटा सिमरिया पुल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश गर्मजोशी से मिले। मोदी ने नीतीश का हाथ उठाया, गमछा लहराया, दोस्त की तरह हंसी ठिठोली करते दिखे। यकीनन ये नजारा बिहार के चुनाव में विपक्ष को बेचैन कर सकता है। एक और बात जो गौर करने लायक है, मोदी अक्सर कहते हैं कि वो जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी जरूर करते हैं। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली 2017 की, जब नरेंद्र मोदी ने जिस पुल का शिलान्यास किया, आज 2025 में उसी पुल का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे। वैसे तो देश में कई और 6 लेन पुल हैं, लेकिन बिहार का ये औंटा सिमरिया गंगा पुल देश का सबसे चौड़ा 6 लेन पुल है। यह पुल 34 मीटर चौड़ा है, जो सामान्य तौर पर बनने वाले 6 लेन पुलों से करीब 4.5 मीटर ज्यादा है। पटना के मोकामा और बेगूसराय के सिमरिया को जोड़ने वाला यह पुल एक्स्ट्रा डोजेस स्टे केबल ब्रिज तकनीकी से बनाया गया है, जिसमें पुल का पूरा भार केबल पर होता है। यह अपने आप में कमाल का पुल है, जो बदलते बिहार के बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव की सबसे ताजा तरीन मिसाल है। पीएम मोदी जो है यहाँ हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। 2 किलोमीटर गाड़ी में सफ़र करते हुए यहाँ पर आए पुल पर, उन्होंने उद्घाटन किया। करीब 20 मिनट तक जो है पीएम मोदी जो है वो यहाँ पे रुके हैं। इस 6 लेन पुल का निर्माण जो है 1870 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह पुल मोकामा और बेगूसराय को सीधे जोड़ेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान हो जाएगा। भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की जो अतिरिक्त यात्रा की दूरी जो है उसको कम करेगा। इससे बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया जैसे उत्तर बिहार के क्षेत्रों और शेखपुरा, नवादा, लखीसराय जैसे दक्षिण बिहार के क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा। यह पुल बिहार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर बिहार के उद्योग और व्यवसाय जो कच्चे माल के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर है, इनको जो है सीधा जो है लाभ होने वाला है। इस पुल को तो आपने देख लिया, अब जरा सत्ता के पुल पर आपको चढ़ाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गयाची में बिहार और देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या और बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार के सीमावर्ती जिलों में आबादी का अनुपात बदल रहा है और बिहार में आखिर कितने घुसपैठिए हैं। बिहार में घुसपैठियों की संख्या का कोई आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन देश में इसका एक अनुमानित आंकड़ा जरूर है। मैंने आपको 15 अगस्त को जनहित में बताया था कि देश में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी मौजूद हैं। ये जानकारी 2016 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में दी थी। हालांकि उन्होंने खुद ही इस आंकड़े के सटीक होने से इनकार किया था। इसके पहले 2004 में उस वक्त के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के मुताबिक भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे थे। उनके मुताबिक इनमें से सबसे ज्यादा 57 लाख पश्चिम बंगाल और 50 लाख असम में मौजूद थे। हालांकि इस पर तब असम की ही कांग्रेस सरकार ने आपत्ति जताई थी, तो जायसवाल ने अपना बयान वापस ले लिया था। केंद्र में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बिहार में घुसपैठियों के आंकड़े की कोई सटीक जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि सीमांचल के इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी को इसी संकट से जोड़कर देखा जाता है। सीमांचल की मुस्लिम आबादी की बात करें, 2011 की जनगणना बताती है किशनगंज में करीब 68%, कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुसलमान थे। पूरे बिहार में 2011 की जनगणना के मुताबिक 17% मुस्लिम आबादी है, लेकिन सीमांचल में मुसलमानों की आबादी 47% थी। एक और बड़ी बात यह है कि 1951 से 2011 के बीच पूरे बिहार में मुसलमानों की हिस्सेदारी जहां 4% बढ़ी, वहीं सीमांचल में यह आंकड़ा करीब 16% का रहा, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह के आरोप हैं कि बिहार के सीमांचल में बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव में बीजेपी का घुसपैठिया दांव चल पाएगा, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जोर शोर से इसे उछाला था, लेकिन चला बिल्कुल नहीं और जीत फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले महागठबंधन की ही हुई थी। यह साफ है कि बिहार में सत्ता के दोनों दावेदार अपने अपने कोर वोटर को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। एक और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कथित वोट चोरी के आरोप में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के छठे दिन राहुल और तेजस्वी भागलपुर पहुंच चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस यात्रा के दौरान अपने वोट बैंक को भी अटूट बनाने में जुटे हैं। इस कवायद में आज सुबह सुबह दोनों नेता मुंगेर के खानकाह रहमानी पहुंचे। यहां सज्जादानशीन हजरत मौलाना फैजल वली रहमानी से मुलाकात की। उनके साथ संविधान, मतदाता सूची की समीक्षा, इसके अलावा तमाम दूसरे मुद्दों पर भी 40 मिनट के आसपास बातचीत चली। मुंगेर के खानकाह रहमानी से नेहरू गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। यहां जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी भी आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी एक बार बचपन में यहां पर आए थे और आज दूसरी बार वहां पर पहुंचे। राहुल का यहां पर आना औपचारिकता से कहीं ज्यादा माना जा रहा है, क्योंकि ये संस्था न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से अहम है, बल्कि बिहार की सामाजिक सियासी बुनावट में भी इसकी गहरी पकड़ है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का यहां पहुंचना मुस्लिम मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक अहम भूमिका निभाता है और खानकाह रहमानी जैसी बड़ी धार्मिक संस्था से जुड़ाव महागठबंधन के पक्ष में मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की अहम कड़ी साबित हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आ जाते हैं आज के एक अहम फैसले पर। बात आवारा कुत्तों की, जिन पर कई दिनों से सुप्रीम मंथन हो रहा था। आज उसका निचोड़ निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों को न सिर्फ कानूनी बल्कि एक बहुत बड़ी नैतिक जीत भी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने 2 जजों की बेंच के फैसले में थोड़ा फेरबदल करके थोड़े नए रूल्स रेगुलेशन जोड़कर नया फैसला दे दिया है। फैसले का सार यह है कि आवारा कुत्ते भी हमारे समाज का भिन्न अंग हैं। आप उन्हें जोर जबरदस्ती से, वो जहां पर रहते हैं वो कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन आप उनके घर से उन्हें दूर नहीं कर सकते। उन्हें बलपूर्वक वानप्रस्थ आश्रम में भेजना अमानवीय होगा। उनके भौंकने, दौड़ने और लपकने झपटने से कि पशु अधिकार को कुचला या फिर दबाया
नहीं जा सकता है। आज शाम को महादंगल में मैंने इसी विषय पर डिबेट की, लेकिन कुत्ता प्रेम और कुत्ता विरोध इतना जोर का था कि दोनों पक्ष पूरे समय गुर्राते रहे। यदि एमसीडी अपने काम किया होता तो आज ये जीतने देखना पड़ता। ये जो जीत हुई है ये धर्म की जीत है और अधर्म की हार हुई है। कोई तुलना नहीं करता। मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सेंटर देखा कभी आपने? किसी और को करो यार, बोलने दो ना। 305 आंकड़े है ना, इसीलिए फॉरेस्ट में वैक्सीनेशन करी है। 10 कुत्ते हमारे घरों में मॉब लिंचिंग वाली हरकतें आपकी है, सही नहीं है। झूठ बोलना है। जनहित में हम कुत्तों की नैतिक जीत पर आराम से पूरी खबर देंगे, आपको भावनाएं भी दिखाएंगे। उससे पहले आप उस सुप्रीम हर्षोल्लास को देख लें जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग लवर्स को हुआ है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। थैंक यू। आवारा नहीं हमारा है, क्या आपने पोस्टर भी देख लिए? डॉग लवर्स ने आवारा कुत्तों के लिए सारे जतन किए थे। आवारा नहीं हमारा है का स्लोगन लेकर प्रदर्शन किए, पूजा पाठ किए गए। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील खड़े किए गए। अब सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए आदेश में अंतर आपको समझा देते हैं। पुराना फैसला था सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें और शेल्टर होम में डाल दें। नया फैसला है सिर्फ खतरनाक और रेबीज वाले कुत्ते ही शेल्टर होम में रखे जाएंगे। पुराना फैसला नसबंदी टीकाकरण के बाद भी कुत्ते शेल्टर होम में रखें। नया फैसला है नसबंदी और टीकाकरण करा दें लेकिन उसके बाद वहीं पर छोड़ दें जहां से आप उन्हें पकड़कर ले आए थे। यानी 22 अगस्त के दिन को आप आवारा कुत्तों का नया आज़ादी दिवस भी बता सकते हैं। अब तक आवारा कुत्तों पर आदेश दिल्ली एनसीआर तक सीमित था, लेकिन नया आदेश पूरे देश भर में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर राष्ट्रीय नीति की जरूरत भी बताई है, लेकिन कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स और उनके प्रेमियों यानी डॉग लवर्स के लिए कुछ हदें भी तय कर दी हैं। गाइडलाइन दी गई है और उसमें इस बात का जिक्र है कि एनसीआर की नगर निगम डॉग फीडिंग एरिया बनाए जाएंगे। इसमें हिदायत है कि डॉग लवर्स इन एरिया में ही कुत्तों को खाना दे पाएंगे। सड़क, गली या सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को भोजन देने पर रोक लगे। नियम तोड़ने वालों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हो। जो लोग कुत्ते गोद लें वो गारंटी भी लें कि वो गली में नहीं लौटें। आवारा कुत्तों को पकड़ने में कोई बाधा डाले तो उस पर कार्रवाई हो। अब हम यहां रेबीज के खतरों, वैक्सीन की कीमतों, खर्चों पर नहीं जाने वाले। जब से सुनवाई शुरू हुई है हमने विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी दे दी है। नए सवालों पर सीधे आ जाते हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं कि देश में 1.5 करोड़ आवारा कुत्तों की पहचान कैसी होगी, इनमें कौन कौन खूंखार है। आवारा कुत्तों में सामान्य खूंखार का अंतर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या गारंटी है कि नसबंदी, टीकाकरण ईमानदारी से ही होगा? आवारा कुत्तों को भोजन देने का स्थान कैसे तय किया जाएगा? टीकाकरण के बाद क्या आवारा कुत्ते हमला नहीं करेंगे, इस बात की कौन गारंटी लेगा? आपको याद दिलाते चलें, साल 2023 में वाघ बकरी चाय के मालिक पराग देसाई की मौत कुत्तों के काटने से नहीं बल्कि कुत्तों के खौफ से भागने पर हुई थी। कुत्तों के भौंकने से देसाई घबरा कर दौड़े तो वो गिर पड़े थे। उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दूसरा उदाहरण, 4 दिन पहले गाजियाबाद में सब इंस्पेक्टर रिचा सचान की मौत हो गई। घर लौटते वक्त बाइक के आगे अचानक एक कुत्ता आ गया। उसे बचाने में रिचा बुलेट से गिर गई। पीछे से आ रही कार उन्हें रौंदते हुए आगे निकल गई।
सभी डॉग लवर्स से ये मेरा निवेदन है, जो कुत्ते लावारिस हैं उनकी जिम्मेदारी उठाएं। जिन लोगों को कुत्तों ने काटा है तो वो बताएं डॉग लवर्स के किस एनजीओ या किस डॉग लवर्स पे एफआईआर होनी चाहिए। ये ज्यादती नहीं होगी, ये पब्लिक के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि कुत्ते चलते चलते पीछे से काट लेते हैं। लोग इस खबर को यहीं पर समाप्त करते हैं। वैसे बताते चले कि असली डॉग लवर्स को परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन भी लगाई है। अगली सुनवाई में वही एनजीओ हिस्सा ले पाएंगे जो पहले 2 लाख रुपए डिपॉजिट करेंगे। ये कोई फीस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये पैसा पशु कल्याण विभाग में जमा करा देगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये आरएसएस की शाखाओं में गाया जाने वाला गीत है। संघ के स्वयंसेवक इसे प्रार्थना के तौर पर गाते हैं। अब इसी प्रार्थना को अगर कांग्रेस का कोई नेता गाने लगे तो आप क्या सोचेंगे? सोशल मीडिया पर तो लोग इसे पलटी से पहले की भूमिका करार दे रहे हैं। कहानी कर्नाटक की है, किरदार हैं राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। सवाल है कि वाकई गीत के पीछे की रणनीति किसी सियासी उठापटक की स्क्रिप्ट का हिस्सा है? देखिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, इनको पहचानते हैं आप? जया हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं। महामंगले है तो कांग्रेस के नेता, लेकिन सदन में खड़े होकर संघ की प्रार्थना गा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जया हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। महामंगले। विधानसभा में चर्चा हो रही थी बेंगलुरु स्टेडियम में मचे भगदड़ की, और उसी चर्चा के दौरान माननीय उप मुख्यमंत्री एकदम किसी संघी की तरह आरएसएस की प्रार्थना गाने लगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जया हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। कल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं डीके शिव कुमार के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है। डीके शिव कुमार सदन में खड़े होकर जो गा रहे थे वो आरएसएस की पहचान है। संघ के कार्यक्रमों में, शाखाओं में यही गाना गाया जाता है। छोटे से लेकर बड़ा स्वयंसेवक इस प्रार्थना को अपने हृदय में रखता है। अब सवाल ये कि डीके के मन में आरएसएस का ये प्रेम अभी क्यों जागा है? हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम। डीके शिव कुमार ने जो गाया उस नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वाले पैराग्राफ का हिंदी मतलब ये होता है, हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुम्हें सदा सदैव नमस्कार करता हूँ। तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। हे मंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो। मैं तुझे हमेशा नमस्कार करता हूँ। वैसे तो डीके को लेकर समय समय पर खबरें उड़ती रहती हैं, चर्चा होती रहती है कि क्या वो कोई सियासी खेल करेंगे, लेकिन अभी की टाइमिंग देखिए। पिछले हफ्ते ही कर्नाटक में मंत्री केएन रंजना को राहुल पर सवाल उठाने के बाद हटा दिया गया। परसों एक दूसरे मंत्री प्रसाद लाड ने केंद्र सरकार के 130वें संविधान संशोधन का समर्थन किया, और अब डीके का आरएसएस प्रेम छलकता हुआ सबके सामने आया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डीके की सफाई आई है, जिसमें वो खुद को जन्मजात कांग्रेसी बता रहे हैं। I am a born congressman. My blood, my life, everything is there. But I have made a research on non-political parties. I have made a big research on non-political parties. I know how RSS is building institutions in Karnataka. 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता मिली तो चर्चा थी डीके शिव कुमार को गद्दी मिलेगी, लेकिन उन्हें डिप्टी से संतोष करना पड़ा। अब कभी महाकुंभ में डुबकी लगाकर तो कभी ललाट पर त्रिपुंड वाली तस्वीर शेयर करके वो संकेत और संदेश देते रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको मिलवा देते हैं चर्चा विद चित्रा में इस हफ्ते के हमारे खास मेहमान से। कल जो इंटरव्यू आपको दिखाएंगे उसके पहले उसकी छोटी सी झलक। पैसे बांटने से विवाद हो गया। हम बांट ही रहे हैं पैसे। आप लालू जी, उनका परिवार क्यों नहीं पसंद करता है? आप दोनों लोग यादव हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा है। यादव नहीं। नीतीश कुमार की पारी को कैसे देख रहे हैं? 4 बार गाली दे के भगाया बीजेपी ने, बेइज्जत किया। अरे प्रशांत जी, बिहार किसी को नहीं बख्शता।
अभी 50 साल ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी का बच्चा ही मुख्यमंत्री होगा। आपको उतार दिया मन से, आपकी घनघोर बेइज्जती की गई, आप दार्शनिक बने हुए चित्रा यहाँ पे। जी, मैं सुसाइड करने की मेरी स्थिति हो गई। और अब आज का जनहित मंत्र। संबंध और जल एक समान होते हैं, न कोई रंग न कोई रूप, फिर भी जीवन में रंग भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।